नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी की ओर से मार्कशीट के तंज के बाद अब एक्स्ट्रा क्लास आयोजित करने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने कथित तौर पर खराब प्रदर्शन करने वाले दिल्ली सरकार के छात्रों की मार्कशीट ट्वीट करने वाले एक बीजेपी नेता के जवाब में कहा कि अगर कुछ बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं तो उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई जाएंगी। बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना ने सरकारी स्कूलों के छात्रों की मार्कशीट पोस्ट की थी और आरोप लगाया था कि हर साल कक्षा 9 में 1 लाख से अधिक बच्चे फेल हो जाते हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि ये देखिए दिल्ली सरकार के स्कूलों का सच, अरविंद केजरीवाल की शिक्षा क्रांति। किसी बच्चे के 3 नंबर 80 में से और किसी के 5, किसी के 9। हर साल 9वीं में 1 लाख से ऊपर बच्चे फेल होते हैं और ये कहते हैं कि शिक्षा में क्रांति लाई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, जिस तरीके से दिल्ली में एक्स्ट्रा क्लासेस लगाने की बात केजरीवाल द्वारा कही गई है, उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर कमजोर है बच्चे तो उनके एक्स्ट्रा क्लासेस लगाकर उन्हें पूर्ण रूप से आगे बढ़ाया जाएगा। देखिए, यहाँ पर बात करें, भाजपा के द्वारा एक आरोप लगाया गया था जिसके अंदर भाजपा प्रवक्ता हरीश खुराना के द्वारा ये कहा गया था कि 9वीं क्लास के अंदर लगभग दिल्ली सरकार के जितने भी स्कूल हैं उसमें 9वीं क्लास के अंदर लगभग हर साल 1 लाख बच्चे जो है वो फेल होते हैं। और यहाँ तक कि कुछ मार्कशीट भी उन्होंने पेश की गई थी जिसके अंदर से 80 में से किसी के 9 नंबर है, किसी के 3 नंबर है, किसी के 5 नंबर है। इस तरीके की मार्कशीट जो तो पेश की गई थी, मगर अब आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल की तरफ से इसका जवाब दिया गया है और यहाँ तक कि ये कहा गया है अगर कुछ बच्चे कमजोर हैं तो उनको बेहतर करने की शिक्षा दी जाएगी, यानी कि उनको एक्स्ट्रा क्लासेस दी जाएगी ताकि वो भविष्य में अपने नंबर कम ना कर सके। और दूसरा जो लगातार बच्चों की प्रक्रिया है शिक्षा को लेकर उसके अंदर भी बढ़ोतरी की जाएगी और एक्स्ट्रा क्लासेस लगाकर कहीं ना कहीं उन बच्चों को मजबूत किया जाएगा जो बच्चे अंदर पढ़ाई के अंदर अभी भी कमजोर है। ना कि ये बच्चे इनको कहीं ना कहीं कमजोर करने के लिए जिस तरीके से मार्कशीट पेश की गई है उनको कहीं ना कहीं आगे भी कहीं ना कहीं भविष्य के अंदर किसी भी चीज की कमी ना हो, इसीलिए कहीं ना कहीं उनकी शिक्षा जो है वो बेहतर करने की बात की गई है। दूसरा यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की बात करें तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से बिल्कुल कहा गया है कि बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस दी जाएगी। काफी बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक दिल्ली सरकार के द्वारा स्कूलों के अंदर पढ़ रहे हैं, अच्छे नंबर भी लेके आ रहे हैं, मगर कुछ बच्चे जो जिनके नंबर कम है उनके लिए भी अब दिल्ली सरकार जो है एक्स्ट्रा क्लासेस लगाकर कहीं ना कहीं उनको भी कह सकते हैं आगे की उनकी शिक्षा जो है वो कहीं ना कहीं बेहतर करते हुए नजर आएंगे। दूसरा यहाँ पर लगातार दिल्ली सरकार जो है वो अब एमसीडी के स्कूलों के अंदर भी दिल्ली शिक्षा मॉडल को भी लागू करना चाहती है ताकि दिल्ली के एमसीडी स्कूल जो है उनके अंदर भी कहीं ना कहीं बेहतर शिक्षा जो है वो बच्चों को मिलती हुई नजर आए। जी राजीव, जिस तरीके से बेहतर शिक्षा देने का वादा किया था केजरीवाल ने, लेकिन अब बीजेपी ने यह जाहिर किया है, जिस तरीके से ट्वीट किया गया उसमें यह बताया गया कि प्रदेश में किसी भी तरीके से स्कूलों की व्यवस्था नहीं सुधरी है। इस पर अरविंद केजरीवाल का क्या कुछ कहना है, क्योंकि बीजेपी कई बार ऐसे आरोप लगाती रही है जो बेबुनियाद थे। देखिए, यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी के शिक्षा मॉडल की तो शिक्षा मॉडल बिल्कुल दिल्ली के अंदर बेहतर किया गया है, मगर भाजपा के पास कहीं ना कहीं मुद्दे जरूर मिल जाते हैं इस तरीके के जिस तरीके से उन्होंने पेश किया हरीश खुराना ने कि 9वीं क्लास के बच्चे जो है वो कहीं ना कहीं हर साल 1 लाख बच्चे जो है वो दिल्ली के अंदर फेल होते हैं। मगर यहाँ पर जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी कहती है कि दिल्ली के शिक्षा मॉडल को बेहतर किया जा रहा है, लगातार स्कूलों को बेहतर किया जा रहा है, इस तरीके की जो जानकारी दी जाती है, मगर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के स्कूलों को
बेहतर जरूर किया गया, मगर उसमें कुछ खामियां भी है जिसको दूर करने के लिए अब दिल्ली सरकार के द्वारा एक्स्ट्रा क्लासेस जो है वो स्कूलों के अंदर दी जाएगी, ताकि जो बच्चे कमजोर है उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस लगाकर उनको आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। और प्रधानमंत्री मोदी जी के तौर पर कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इन्हीं बच्चों में से आगे चलकर कोई ना कोई प्रधानमंत्री बनेगा, और हम नहीं चाहते हैं कि बच्चे जो है कि नकली मार्कशीट लेकर आगे बढ़े। मगर यहाँ पर जिस तरीके से एक्स्ट्रा क्लासेस लगाने की बात की गई है, तो एक्स्ट्रा क्लासेस कब तक लगाई गई ये अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से बिल्कुल नहीं स्पष्ट किया है। दूसरा, यहाँ पर जिस तरीके से हरीश खुराना ने मार्कशीट पेश की गई, ये कुछ स्कूलों की जरूर मार्कशीट हो सकती है, मगर यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो है वो स्कूलों को बेहतर करने की बात कर रही है। मगर वो बेहतर कब तक करेगी, और लगातार जिस तरीके से स्कूलों को बढ़ाया जा रहा है और अब एमसीडी स्कूलों को भी कहीं ना कहीं बेहतर करने की बात की जा रही है, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं ये कहा गया है कि दिल्ली के अंदर काफी स्कूल ऐसे हैं जिनके अंदर अभी तक मरम्मत करने की जरूरत है। 200 से ज्यादा स्कूल जो है वो एमसीडी के द्वारा खराब पड़े हुए हैं, उनको दुरुस्त करने की जरूरत है। शौचालय की बात करें, क्लासेस की बात करें, या फिर क्या टीन शेड लगाई हुई है उसको भी बेहतर बनाने की बात की गई है। मगर देखना होगा दिल्ली सरकार एक्स्ट्रा क्लासेस कब से शुरू करेगी, दूसरा एमसीडी के स्कूलों को कब तक बेहतर करेगी, ये जरूर देखना होगा। जी। एक्स्ट्रा क्लासेस की बात कही गई है, लेकिन इस पर शिक्षा मंत्री का क्या कुछ कहना है? क्योंकि बीजेपी ने ये आरोप लगाया है, और शिक्षा मंत्री, हालांकि पहले मनीष सिसोदिया थे जो अब जेल में बंद हैं, और अब आतिशी को भी बनाया गया है, तो ऐसे में क्या कुछ उनका कहना रहा? देखिए, यहाँ पर बात करें दिल्ली के स्कूलों की, तो शिक्षा मंत्री को कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के द्वारा आदेश दिए गए हैं, क्योंकि अभी तक पहले भी ये जानकारी मिल रही थी कि प्राइवेट स्कूल जो है वो दिल्ली सरकार की गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर जिस तरीके से अब भाजपा के नेताओं के द्वारा कहीं ना कहीं ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि 9वीं क्लास के बच्चे जो है वो हर साल फेल होते हैं, नंबर कम आते हैं। अब दिल्ली सरकार तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ कदम उठाती नजर आ रही। प्राइवेट स्कूलों पर सख्ती बरतने की बात की गई है, यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री आतिशी को भी कहीं ना कहीं इसके आदेश दे दिए गए हैं। और यहाँ पर बात करें जिस तरीके एक्स्ट्रा क्लासेस की, तो आतिशी को इसके भी आदेश दे दिए गए, मगर आतिशी के द्वारा यह अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया गया कि जो प्राइवेट स्कूल है जो अभी तक मन मर्जी कर रहे हैं उनके ऊपर कब कब तक कार्रवाई की जाएगी। दूसरा, यहाँ पर एक्स्ट्रा क्लासेस को लगाने की बात की गई है, एक्स्ट्रा क्लासेस को शुरू करने की बात की गई है, ये कब तक शुरू होगी इसका भी अभी तक जानकारी नहीं दी गई है। मगर जब तक इसकी पूरी तरीके से जानकारी नहीं दी जाएगी, तो भाजपा के पास कहीं ना कहीं मौके रहेंगे, मुद्दे रहेंगे हाथ में, और कहीं ना कहीं उन्हीं मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी को बिल्कुल घेरा जा सकता है। मगर यहाँ पर बात करें एमसीडी के स्कूलों की, तो दिल्ली के अंदर भी लगातार कहीं ना कहीं एमसीडी के जो स्कूल है वो लगभग 1500 से ज्यादा स्कूल है जिनको अभी तक आगे की तरफ बढ़ाना है। दिल्ली शिक्षा मॉडल जो है वो इन स्कूलों को अंदर भी लागू करना है। मगर यहाँ पर बात करें एमसीडी के स्कूलों के अंदर लगभग 8,76,000 बच्चे जो है वो दिल्ली के अंदर पढ़ते हैं, मगर इनकी बेहतर शिक्षा नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कमियां देखने को मिल रही है। मगर एमसीडी के स्कूलों के अंदर अब भी कहीं ना कहीं बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए दिल्ली सरकार अब आने वाले दिनों के अंदर कोशिश करेगी, मगर वो कोशिश कब तक कामयाब होगी, या फिर एमसीडी के स्कूलों को जो खराब पड़े हुए हैं उनको कब तक बेहतर किया जाएगा, बच्चों को बेहतर शिक्षा कब तक दी जाएगी, ये अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट नहीं किया गया। मगर देखना होगा शिक्षा मंत्री जो है वो दिल्ली के निगम के स्कूलों को कब तक बेहतर करेंगी। स्मार्ट क्लासेस जो है शुरू करने की बात की गई है, उसके अंदर भी एक्स्ट्रा क्लासेस जो है वो कब से स्टार्ट की जाएंगी, ये आने वाला समय ही बता पाएगा। जी। राजीव, जिस तरीके से जो ट्वीट किया गया था जिसमें मार्कशीट दिखाई गई थी बीजेपी के नेता द्वारा, उस मार्कशीट में जो वो मार्कशीट थी, क्या उसकी पुष्टि की गई है? देखिए, बात करें हरीश खुराना की, तो हरीश खुराना की तरफ से बिल्कुल मार्कशीट दिखाई गई थी। यहाँ तक कि ये आरोप भी लगाए गए थे कि जो दिल्ली सरकार जो शिक्षा मॉडल को बेहतर करने की बात करती है, और यहाँ तक ये कहा जाता है कि दिल्ली के स्कूलों को बेहतर कर दिया गया है, और यहाँ तक कि पढ़ाई जो है वो बहुत ज्यादा बेहतर हो चुकी है। मगर जो मार्कशीट उन्होंने पेश की थी उससे कहीं ना कहीं राजनीति बिल्कुल गर्माती नजर आई। और मगर यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी की तरफ से मुखिया जो अरविंद केजरीवाल है उनकी तरफ से बिल्कुल कहा गया कि कुछ बच्चे जरूर कमजोर हो सकते हैं, मगर कुछ बच्चों के लिए कहीं ना कहीं पूरा बदलाव नहीं किया जा सकता। जो बच्चे कमजोर है उनके लिए चयन किया जाएगा कि कौन कौन बच्चों की किस किस बच्चों की मार्कशीट जो है वो कमजोर है, या फिर क्या उनके नंबर कम आ रहे हैं, उनको ही अब एक्स्ट्रा क्लासेस में डाला जाएगा, ताकि एक्स्ट्रा क्लासेस की मदद से कहीं ना कहीं उनके नंबर जो है जो कम आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं बेहतर होते हुए नजर आए। दूसरा, यहाँ पर लगातार कहीं ना कहीं भाजपा के पास मुद्दे जरूर है, मगर ये दिल्ली सरकार की शिक्षा मॉडल को लेकर, मगर शिक्षा मॉडल को दिल्ली सरकार जो है वो बेहतर करने की कोशिश कर रही है। चाहे वो टीचरों को बाहर से फ्लैट से प्रक्रिया शिक्षा देने की बात की जा रही हो, या फिर उनकी
पढ़ाने का तरीका बदलना जा रहा हो या फिर क्या है स्मार्ट क्लासेस जो लगाई गई हैं दिल्ली के अंदर, उनके द्वारा कहीं न कहीं बच्चों को बेहतर करने की शिक्षा दी जा रही हो। लगातार कोशिश ज़रूर की जा रही है मगर कोशिशों में कुछ कमियाँ ज़रूर है, वो दिल्ली सरकार उन कमियों को अगर जल्द से जल्द दूर करती है तो दिल्ली के जो स्कूल है, वो कहीं न कहीं या फिर कहीं उनकी जो शिक्षा मॉडल है, वो कहीं न कहीं और ज़्यादा बेहतर होता हुआ नज़र आएगा ताकि कहीं न कहीं उन बच्चों की शिक्षा जो है वो आगे चलकर कहीं न कहीं और ज़्यादा बेहतर होती नज़र आएगी। मगर जो नंबर कम दिखाए गए थे हरीश खुराना के द्वारा उसको लेकर कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया कि एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई जाएँगी, मगर भाजपा जो है वो कहीं न कहीं इन्हीं मुद्दों को लेकर यानी कि एक्स्ट्रा क्लासेस कब से लगाई जाएँगी, इस तरीके के मुद्दे जो है वो भाजपा की द्वारा वो कहीं न कहीं उठाए जा सकते हैं। मगर अब देखना होगा आने वाले समय के अंदर क्या शिक्षा मॉडल को लेकर क्या इसी तरीके की राजनीति होती नज़र आएगी या फिर दिल्ली सरकार कुछ ऐसे बेहतर कदम उठाएगी जिससे कहीं न कहीं बच्चों का भविष्य जो है वो आगे चलकर उज्जवल होता हुआ नज़र आए। जी। ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का आज अयोध्या दौरा है। आज वो अयोध्या दौरे पर रहने वाले हैं। अपनी पूरी कैबिनेट के मंत्रियों, विधायकों और सांसदों के साथ अयोध्या के दौरे पर आज एकनाथ शिंदे हैं। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे अपनी कैबिनेट के 13 मंत्रियों के साथ अब आ रहे हैं और एकनाथ शिंदे आज सुबह 10 बजे अमोसी एयरपोर्ट जाएंगे। एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से रामकथा पार्क पहुंचेंगे और अयोध्या में 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और इस दौरान भगवान रामलला के दर्शन करेंगे। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी करेंगे और गौर हो कि एकनाथ शिंदे पहली बार अयोध्या आ रहे हैं। एकनाथ शिंदे रामलला हनुमानगढ़ी के दर्शन पूजन करेंगे, राम मंदिर के निर्माण स्थल का निरीक्षण करेंगे, आरती और लक्ष्मण किला मंदिर में संतों का आशीर्वाद लेंगे। शिंदे समेत सभी मंत्री, विधायक, पदाधिकारी अयोध्या पहुंचे हैं और 10:30 पर की फ्लाइट से वो वापस मुंबई के लिए रवाना हो जाएंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अयोध्या से संवाददाता राजीव सिब्बल हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, जिस तरीके से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज आ रहे हैं, किस तरीके की तैयारियां की गई है? जी हाँ मुस्कान, यहाँ पे अयोध्या में एकनाथ शिंदे को के आने को लेके बहुत भव्य तैयारियां हैं और पूरी अयोध्या को शिव सैनिकों ने जो है वो शिवसेना के झंडे से सजा दिया है। हर तरफ जो है एकनाथ शिंदे और उनके समर्थकों की होर्डिंग लगी हुई है और कल से ही यहाँ पे जो है भारी संख्या में शिव सैनिक आना शुरू हो गए हैं और कल शाम को जैसा कि अयोध्या के कई होटलों में जो है उनके रुकने की व्यवस्था की गई है। शिवसेना के कई सांसद आ गए हैं यहाँ पे, उनके कई विधायक आए हुए हैं और आज जो उनके शिवसेना के जो भी जितने भी मंत्री हैं, पूरी शिंदे की पूरी कैबिनेट उनके साथ आ रही है, जो कि भगवान रामलला के दर्शन करेगी, अयोध्या में हनुमानगढ़ी के दर्शन करेगी। उसके बाद जो है वो लोग अयोध्या में सरयू आरती देखेंगे जाके और संतों महंतों का आशीर्वाद लेंगे। उनका काफी दिन भर का बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम है शिंदे का। कब तक का उनका ये कार्यक्रम है? राम मंदिर वो कब तक पहुंचेंगे और दर्शन करेंगे? जी हाँ, वो लखनऊ से उनका जो कार्यक्रम है, लखनऊ से लगभग वो 10:30 बजे जो है बाई रोड चलेंगे। वहां से फिर वो सीधे अयोध्या आएंगे और सबसे पहले वो हनुमान लला का दर्शन करेंगे। उसके बाद भगवान राम के मंदिर जाएंगे, जो मंदिर निर्माण चल रहा है उसकी तैयारियों का जायजा लेंगे और मंदिर निर्माण कब तक पूरा हो जाएगा इसको लेके वो जो है काफी जानकारियां प्राप्त करेंगे ट्रस्ट से और ट्रस्ट के सभी सदस्यों से मुलाकात भी करेंगे। उसके साथ साथ वो अयोध्या के जितने भी बड़े संत महंत हैं उनसे आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद वो अयोध्या में और भी ऐसे स्थल हैं जहाँ अपने कैबिनेट के साथ जाएंगे और माँ सरयू की आरती देखेंगे। वो शाम तक उनके लगभग 7 बजे तक यहाँ से लखनऊ वापस रवाना होने की संभावना है। जिस तरीके से अपनी पूरी कैबिनेट के साथ आ रहे हैं एकनाथ शिंदे, उनके रुकने की व्यवस्था किस प्रकार की है, किस तरीके से की गई है और रामलला के दर्शन करने के लिए अंदर किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई है मंदिर में? जी,
रामलला के अंदर रामलला मंदिर के तो जाने की व्यवस्थाएं हैं वो बहुत चाक चौबंद है। सुरक्षा की पूरी तैयारियां एकदम चाक चौबंद कर दी गई। जैसा कल अयोध्या में लखनऊ से जो है उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजकुमार शर्मा जी आए थे, उन्होंने पूरी सुरक्षा का व्यवस्था लिया था इनका। और किसी भी प्रकार कोई हो, किसी भी तरह का कोई वायलेंस न पैदा हो जिससे जो है कानून व्यवस्था खराब हो सके, इसको लेके राम जन्मभूमि के साथ साथ जो है पूरे अयोध्या जो है छावनी में तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि भारी संख्या में शिव सैनिकों का मुंबई से आना और काफी शिव सैनिकों में एक पूरी ट्रेन बुक की गई है, जो कि ट्रेन से कई हजार की संख्या में शिव सैनिक यहाँ पे रामलला का दर्शन करने आ रहे हैं। उनके रुकने की व्यवस्था की बात अगर हम करें तो जो है शिंदे के लिए जो है एक काफी बड़ा होटल जो है किया गया है, उसमें उनके सैनिक रुकेंगे। कुछ स्थानीय सरकारी गेस्ट हाउस है जिसमें कि उनके रुकने की व्यवस्था की गई है, वहाँ पे वो अपना विश्राम करेंगे कुछ देर। लेकिन अधिकतर उनका कार्यक्रम जो है मतलब वो दिन भर अयोध्या में का ही है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो हैं वो सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात करेंगे। इस दौरान किन विषयों पर चर्चा हो सकती है? जी हाँ, वो यहाँ से लखनऊ रवाना होने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि वो राम मंदिर को लेके चर्चा कर सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। उस पर वो राम मंदिर कितना भव्य बने, कितना जल्दी बन सके, और क्योंकि राम मंदिर के आज से नहीं, बाबरी मस्जिद जब तोड़ी गई थी तब से लेके शिव सैनिकों की कहीं कहीं कोई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और खासकर महाराष्ट्र के जो है लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। इसको लेके वो मतलब उनका विशेष उनकी रुचि है कि हम मंदिर निर्माण कितना अच्छा हो सके, कितना जल्द हो सके, कितना भव्य हो सके, इस पे लेके वो चर्चा कर सकते हैं। इसके बाद वो वापस जब रवाना होंगे, और अगर बात करें शिव सैनिकों की, तो हजारों की संख्या में शिव सैनिक जो है वो अब रामलला के दर्शन के लिए एकत्र हो चुके हैं। किस तरीके का उत्साह शिव सैनिकों में देखने को मिल रहा है? शिव सैनिकों में बहुत उत्साह है, क्योंकि इससे पहले भी जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी उसके पहले भी एकनाथ शिंदे यहाँ पे जो है एक मंत्री के रूप में रामलला का दर्शन करने आए थे। लेकिन एक मुख्यमंत्री के रूप में वो पहली बार रामलला का दर्शन करने आ रहे हैं, तो उसमें उसको लेके जो उनका एक गुट है शिव सैनिकों का, उसमें भारी उत्साह है। और कल से ही यहाँ पे देखा जा रहा है कि भारी मात्रा में शिव सैनिक आ भी चुके हैं, कुछ आज भी आएंगे, तो उनमें मतलब एक अलग उत्साह है। और रामलला के मंदिर के भ्रमण को लेकर तो एक अलग ही उत्साह है। उसमें जो है उनके अंदर उनका ये मानना है कि हमारे भगवान का मंदिर कितनी जल्दी तैयार हो। कल हमारी कुछ शिव सैनिकों से बात भी हुई थी, तो वो इसी को लेकर उत्साहित है कि मंदिर बहुत जल्दी बने, हम यहाँ आए, और हम यहाँ पे आके कुछ यहाँ तक कि कुछ ऐसे शिव सैनिक हैं जो कि व्यवसायी हैं वहाँ के, वो यहाँ निवेश भी करने की उसमें है, वो निवेश भी करना चाहते हैं कि हम अयोध्या में निवेश करें और हम अयोध्या में आके अपना एक स्थापित करें। ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। जालंधर स्थानीय चुनाव पर शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर बादल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस बार जालंधर स्थानीय चुनाव बसपा नहीं बल्कि आम आदमी जो के लिए अकाली दल लड़ेगी। उन्होंने ये भी कहा कि शिरोमणि अकाली दल और बसपा ने अपना किला बना लिया है और बस कुछ दिनों की बात है कि हर मैदान में हम फतह कर लेंगे। साथ ही उन्होंने जालंधर की जनता से अपील की। उन्होंने कहा कि आपने आपको एक मौका दिया और अब पछता रहे हैं, अब हमें भी एक मौका दीजिए, क्योंकि अकाली दल एक ही है। किसानों और मजदूरों की आवाज़ को हमने सुना है। साथ ही उन्होंने जालंधर की जनता से ये भी कहा कि एक बार आपने संगरूर जिमनी चुनाव में आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया था, अब इस बार भी इन बेशर्मों की सरकार को वाजिब जगह दिखाएं। वहीं उन्होंने कहा कि हम जल्द ही अपने उम्मीदवार की घोषणा करेंगे और मैदान में जीत हासिल करेंगे।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता संदीप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप, जिस तरीके से जालंधर स्थानीय चुनावों के लिए सुखबीर बादल का बयान सामने आया है, इस दौरान उन्होंने ये साफ कर दिया है कि इस बार बसपा नहीं बल्कि अकाली दल चुनाव लड़ेगा। जी बिल्कुल मुस्कान, अगर बता रहे तो पहले कल बीती कल जो है मीटिंग हुई थी, जिसमें बसपा के प्रेसिडेंट मौजूद थे, केंद्रीय दल के प्रेसिडेंट मौजूद थे। मीटिंग में जो है निर्णय लिया गया कि बसपा जो है जलंधर से चुनाव नहीं लड़ेगी, श्रोमणी अकाली दल अपना कैंडिडेट जो है वो जलंधर में उतारेगी। तो कहीं ना कहीं मीटिंग के बाद जो मीडिया को संबोधित किया गया उसमें ये सब बातें जो है वो की गई है। हालांकि श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने यह भी कहा कि एक बार हमें भी मौका दे, जैसे कि आपने आम आदमी पार्टी को मौका दिया है और देख ही लिया है कि लोग जो है वो पछता रहे हैं, तो इसके चलते एक बार हमें भी मौका दे। और जो श्रोमणी अकाली दल है वो जरूर जो है लोगों की आवाज जो है उठाती रही है, मजदूरों की आवाज उठाती रही है। और साथ के साथ जैसे कि संगरूर में जो चुनाव हुए थे उसमें भी आपको बाहर का रास्ता दिखाया था, तो कहीं ना कहीं बेईमानों की सरकार भी कहा गया है सुखबीर सिंह बादल की तरफ से, और कहा कि उम्मीदवार जल्द ही जो है वो ऐलाना जाएगा और जो मैदान में फतेह जो है वो की जाएगी। जी, अगर बात करें उम्मीदवार की, तो किसके उम्मीदवार को उतारने की संभावना जताई जा रही है श्रोमणी अकाली दल के द्वारा? ठीक है, श्रोमणी अकाली दल का जो उम्मीदवार है वही जो है मैदान में उतारा जाएगा और जल्द ही जो है वो पार्टी के प्रधान की तरफ से बताया जाएगा कि कौन सा जो है वो कैंडिडेट वहाँ उतार रही है। क्योंकि लगातार देखा जाए तो श्रोमणी अकाली दल का ग्राफ जो है वो अच्छा नहीं है। लगातार बेअदबियों के मामले को लेकर श्रोमणी अकाली दल कहीं ना कहीं फंसी हुई जरूर दिखाई दे रही है। उसके चलते भी श्रोमणी अकाली दल का चुनाव लड़ना जो है वो कठिन होता हुआ नजर आ रहा है। पर श्रोमणी अकाली दल ने निर्णय ये लिया है कि वो अपना कैंडिडेट उतारेगी, तो कहीं ना कहीं एक जरूर मुकाबला जो है श्रोमणी अकाली दल को करना पड़ेगा। जी संदीप, जिस तरीके से श्रोमणी अकाली दल उम्मीदवार उतारने की बात कर रही है, ये बाद में पता चलेगा, लेकिन अगर बात करें तो इस रेस में कौन कौन शामिल है, क्या इसकी कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, अभी तक इस रेस में भी जो है अभी इसकी कोई भी जानकारी जो है सामने निकल कर नहीं आ रही है। जब आएगी तो हम अपने दर्शकों को सबसे पहले ये जानकारी जरूर देते हुए निकल आएंगे। जी, अभी अगर बात करें श्रोमणी अकाली दल अकेले चुनाव लड़ने जा रही है, बसपा नहीं है, जालंधर में किस तरीके का रुतबा श्रोमणी अकाली दल का है, और अगर बसपा चुनाव नहीं लड़ती है तो क्या श्रोमणी अकाली दल अकेली जीत हासिल कर पाएगी? तो देखिए, ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि जीत जो है श्रोमणी अकाली दल की चोरी में डलती है या नहीं। हालांकि अगर देखा जाए तो बाकी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी जो है उन्होंने कांग्रेस का जो उनमें कुछ ही दिन में शामिल हुआ था। और अगर कांग्रेस की बात माने तो कांग्रेस की तरफ से भी उम्मीदवार जो है ऐलान दिया गया है, तो महिला उम्मीदवार जो है ऐलानी गई है। और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की तरफ से कोई भी अभी तक उम्मीदवार जो है नहीं ऐलाना गया है। और श्रोमणी अकाली दल की बात करें तो श्रोमणी अकाली दल ने भी अभी तक कोई भी उम्मीदवार नहीं ऐलाना है। तो दो ही पार्टियों जो है पंजाब में उम्मीदवार जो है वो जलंधर के लिए उतार दिया है। तो कहीं ना कहीं जब तक उम्मीदवार नहीं ऐलाने जाते तब तक नहीं कह सकते कि जो टक्कर है वो कितनी जो है वो जरूरी होगी। ठीक है संदीप, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए बड़े लोकहित में सरकारी कार्यालयों का समय मौजूदा समय प्रातःकाल 9 बजे से शाम 5 बजे को बदलकर सुबह 7:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक कर दिया है। इस फैसले का ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नई समय सारिणी 2 मई से लागू होगी और 15 जुलाई तक लागू रहेगी। उन्होंने कहा कि आने वाले गर्मी के मौसम में भयानक गर्मी के मद्देनजर ये फैसला आम लोगों को सरकारी कार्यालयों में अपने काम आसान ढंग से करवाने के उद्देश्य से लिया गया है। भगवंत मान ने कहा कि
ये फैसला सभी संबंधित पक्षों के विचार विमर्श के बाद लिया गया है, जिससे सभी की भलाई को यकीनी बनाया जा सके। सत श्री अकाल जी, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਸਾਥੀਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਖੂਨ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ रूबरू हो रहा बड़ा अहम है और इस मामले ते असीं बहुत सारा विचार वटांदरा कीता है ते इस विचार वटांदरे नूं मैं तुहाडे नाल साझा करन लग्या कि पंजाब सरकार ने फैसला कीता है कि पंजाब दे विच जिन्ने भी सरकारी दफ्तर ने, जिन्ने भी पंजाब दे सरकारी दफ्तर ने 2 मई तो उन्हां दा टाइम टेबल बदलण लगे हैं। 2 मई तो पंजाब के सारे सरकारी दफ्तर सवेरे 7:30 बजे तो दोपहर 2 बजे तक खुलणगे। जी हाँ, 2 मई तो दिन मंगलवार तो 7:30 बजे सवेरे पंजाब के सारे सरकारी दफ्तर खुलणगे, दोपहर के 2 बजे तक, और 15 जुलाई तक ये फैसला जिहड़ा है लागू रहेगा। क्योंकि 1 मई की मे डे की छुट्टी है सोमवार की, तो इस करके फैसला जिहड़ा है 2 मई तो लागू हो जाएगा। असीं इस फैसले नूं लागू करन तो पहलां बहुत सारे लोगों नाल भी गलबात की। लोग भी बहुत खुश ने कि गर्मी पैण तो पहलां साडे जिहड़े काम ने सरकारी दफ्तरां 'च, कोई अर्जी देनी है, कोई प्रमाण पत्र लैना है, कोई भी सरकारी दफ्तर 'च काम है, असीं गर्मी पैण तो पहलां वो काम करके अपने रोज़मर्रा की जिंदगी इंडिया दे विच पहली बार असीं तजर्बा कर रहे हैं पंजाब 'च। मैनूं उम्मीद है सारे जने इहदे नाल खुश होणगे। एक नवां आइडिया, इहदे नाल बिजली की बचत हो रही है, बहुत सारियां होर नाल लगमियां, क्योंकि सरकारी मुलाजम ने 2 बजे तो बाद फिर उन्हां लई जे किते उन्हां ने जाना है किसी परिवारक फंक्शनां ते तां वो उन्हां लई 2 बजे तो बाद वो जिहड़े ने विहले ने। नहीं तां पहलां वाला टाइम जिहड़ा 9 तो 5 वाला, उहदे विच बहुते अफसर जिहड़े ने वो स्टक हो जाते सी, जां जे उन्होंने किते फंक्शन ते जाना उन्होंने छुट्टी लेनी पैंदी सी मुलाजमां नूं। सो हुण 2 मई तो सवेरे 7:30 बजे सरकार दे पंजाब सरकार दे सारे दफ्तर खुलणगे, 2 बजे तक लगातार 7:30 तो 2 बजे तक दोपहरे सरकार दे दफ्तर, पंजाब सरकार दे दफ्तर खुलणगे। मैं भी अपने दफ्तर 7:30 बजे पहुँचूँगा तो मैनूं उम्मीद है कि इस फैसले नाल बहुत सारे जिहड़े लोग ने वो फायदेमंद रहणगे ते उन्हां नूं फायदा होऊगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमित हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, फिलहाल जिस तरीके से मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बड़ा फैसला लिया है और बिजली की बचत को देखते हुए बिजली की बचत करने के लिए लगभग 2 महीने के लिए फैसला बिजली को कम करने का लिया गया है और सरकारी कार्यालयों का समय बदला है। आप सरकार ने जो है एक अच्छा फैसला लिया है। अब जितने भी सरकारी अदारे हैं सुबह 7:30 से लेके और 2 बजे तक खुलेंगे 2 मई से। ये जो फैसला है 2 महीने के लिए हालांकि लिया गया है। 15 जुलाई तक जो है ये नियम जो है लागू रहेंगे और कहीं ना कहीं जो सरकारी अदारे से जुड़े लोग हैं वो भी खुश दिख रहे हैं। और अगर देश भर की बात की जाए तो सभी स्टेट्स ने जो है आज तक इस तरह का कोई भी इस तरह का फैसला गर्मी के चलते नहीं लिया। तो पंजाब में जो है ये जो फैसला लिया गया है, मुलाजिम जो है काफी खुश लग रहे हैं इस फैसले से। जिस तरीके से ये फैसला लिया गया है, इसमें अगर सुबह 7:30 बजे से 2 बजे तक का समय कर दिया गया है तो बिजली की बचत किस तरीके से होगी, ये विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल, जिस तरह से अगर आगे गर्मियों की बात की जाए तो 12 बजे के बाद जो है गर्मी जो है अपनी चरम सीमा पर होती है। तो उसके बाद जो है एसी का जो है प्रयोग जो है ज़्यादा जो है उसमें ऑफिस में होता है। तो उसको लेके जो है कि ये पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि अगर 2 बजे जो है अगर ऑफिस बंद हो जाएंगे तो सब लोग अपने घर चले जाएंगे, तो फिर कहीं ना कहीं बिजली की बचत भी जो है हो सकती है।
ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हिमाचल प्रदेश सरकार ने शनिवार को 5 आईएएस और 1 आईएफएस और 19 एचएएस अफसरों के तबादले किए हैं। 11 एचएएस अफसरों की एसडीएम की नियुक्ति की गई है। आईएएस अधिकारी मनमोहन शर्मा को सोलन और अपूर्व देवगन को उपायुक्त चंबा नियुक्त किया गया। आईएएस अधिकारी सुदेश मोक्टा एनएचएम के निदेशक होंगे। डीसी सोलन कृतिका कुलहरी हिमाचल प्रदेश के लोक प्रशासन संस्थान की नई निदेशक होंगी। डीसी चंबा दुनीचंद राणा आपदा प्रबंधन निदेशक के साथ और भी पदभार संभालेंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि कई ऐसे अधिकारी हैं जिनकी ट्रांसफर जो है वो की गई है, उनको अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। अगर बात करें डीसी सोलन के कृतिका कुलहरी हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान की नई निदेशक होंगी। डीसी चंबा दुनीचंद राणा आपदा प्रबंधन निदेशक के साथ एचपीएमसी के प्रबंध निदेशक और बागवानी विकास समिति के परियोजना निदेशक। आईएफएस अधिकारी अनिल जोशी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव होंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हिमाचल प्रदेश से ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। टीना जी, फिलहाल जिस तरीके से देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में कई अफसरों के तबादले किए गए हैं या फिर कईयों को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, बड़ा प्रशासनिक फेरबदल यहाँ पर हुआ। जी बिल्कुल, देखिए लंबे समय से ही बदल की बात चल रही थी और अभी भी जो है वो काफी माना जा रहा है कि काफी अभी जो प्रशासनिक फेरबदल भी और होना है। अगर पिछले शाम की बात करें तो शनिवार शाम को 5 आईएएस और 1 आईएफएस है, उनके साथ साथ 19 एचएएस अधिकारियों के तबादले किए गए। ये सरकार बनने के बाद पहली बार है कि इतने बड़े लेवल पर एक साथ इतने तबादले किए गए हैं। इसमें जो है आईएएस अधिकारी हैं मनमोहन शर्मा को सोलन का डीसी लगाया गया और अपूर्व देवगन जो अभी तक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव थे, उनको जो है चंबा का जो डीसी है वो लगाया गया है। इसके अतिरिक्त जो सुदेश मोक्ता है वो अभी तक जो है आपदा प्रबंधन के निदेशक के तौर पे काम कर रहे थे, अब उनको एनएचएम का निदेशक लगाया गया है। इसके अलावा जो डीसी सोलन है कृतिका कुल्हारी, उनको जो हिप्पा की निदेशक है वो बनाया गया है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो बड़े प्रभार हैं, बड़े चेंजेस है वो सरकार ने किए हैं। और क्योंकि लगातार निशाने पर सरकार रह रही थी कि सत्ता में आने के बाद जिस तरह से अधिकारियों को जो तबादले किए जाने चाहिए थे, जो होने चाहिए थे, वो नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे में सरकार लगातार कह रही थी कि हमने 100 दिन अधिकारियों को काम करने के लिए दे दिए हैं, अब जो है वो तबादले किए जाएंगे, काम के आधार पर जो है वो तबादले होंगे। अभी तक अगर आप देखेंगे कि जिस तरह सरकारें चेंज होती थी उसी के साथ डीसी एसपी सभी जिलों के जो है जो प्रभारी हैं उनको चेंज कर दिया जाता था। लेकिन अब 3 महीने की लगातार सरकार होने के बावजूद 3 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, इस तरह का जो बड़ा प्रशासनिक फेरबदल अभी तक सरकार ने नहीं किया था। अभी आने वाले दिनों में और माना जा रहा है कि सरकार ये फेरबदल करेगी, क्योंकि अपने ही जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के वो लगातार सरकार को घेर रहे थे कि जब हम लोग सत्ता में नहीं थे तो यही अधिकारी जो उनको तंग कर रहे थे, उनकी बात नहीं सुन रहे थे, वो लगातार जो दबाव है वो बना रहे थे कि इन अधिकारियों को बदला जाए या तबादले किए जाएं। लेकिन सरकार साफ तौर पर कह रही थी कि राजनीतिक मंशा के चलते किसी के तबादले नहीं करेंगे, लेकिन काम के आधार पर ये तबादले होंगे। अब सरकार कह रही है कि हमारे 100 दिन पूरे हो चुके हैं, हम काम की जो काम देख चुके हैं अधिकारी का, अब ये जो तबादले हैं अब धीरे धीरे जो सारे डीसीज है एसपीज हैं उनको बदला जाएगा और नए प्रभार जो है, नए जो लोग हैं उनको यहाँ पे जो है मौका दिया जाएगा। जी, जिस तरीके से यहाँ पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है टीना जी, कई जगह ऐसी है जहाँ पर लंबे समय से नियुक्ति नहीं हुई थी, कई जगह ऐसी है तो उन पर अब नियुक्ति हुई है, तो किस तरीके से ये जो अधिकारी है वो पदभार कब संभालेंगे और पदभार ग्रहण करने के बाद किस तरीके से यहाँ पर कार्य किया जाएगा? जी बिल्कुल, आपने सही बोला है। जैसे एसडीएम डोडा स्वार है, काफी लंबे समय से जो है खाली चल रहा था। कई जगह पे जो एसडीएम थे वो नहीं बैठ पा रहे थे, काफी जगहें ऐसी है
और वहाँ पे जो है जल्द ही जैसे कि अब तबादले हो गए हैं, तो माना यही जा रहा है कि सोमवार तक जो ये अधिकारी हैं वो अपना प्रभार है वहाँ पे जाके संभाल लेंगे। और जो लोग जो परेशान थे छोटी छोटी चीजों को लेकर, काफी परेशानी से झेलनी पड़ रही थी, सीधे जो है मुख्यालय को उनको आना पड़ रहा था अपने छोटे छोटे काम को लेकर, क्योंकि एसडीएम वहाँ नहीं थे या दूसरे अधिकारी वहाँ पे नहीं थे। ऐसे में जो कल जो सीधे जो आप देखेंगे कि जो 11 एक्साइज अधिकारी थे उनको एसडीएम की नियुक्तियां दी गई हैं। अलग अलग जगहों पे इनको भेजा गया है जहाँ अभी तक एसडीएम की जो कमी थी वो वैसे स्थान थे। तो अब जो है लोगों को भी इससे बड़ी राहत मिलेगी और जो लोग हैं वो अपने जो नजदीक है वहाँ पे वो अपने काम जो है वो करवा सकेंगे। जी ठीक है टीना जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। प्रदेश के जशपुर जिले के बगीचा ब्लॉक में हुए कोरवा जनजाति की आत्महत्या के मामले में प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि कोरवा जनजाति के परिवार की आत्महत्या की घटना दुखद है। बीजेपी उनकी मौत पर राजनीति कर रही है। मृतक परिवार को सारी शासकीय योजनाओं का लाभ मिल रहा था, उनके पास राशन कार्ड भी था। आपसी विवाद और पारिवारिक कलेश के कारण हुई घटना पर बीजेपी घृणित राजनीति कर रही है। जशपुर जिले के कई पहाड़ी कोरवा परिवार की आत्महत्या के मामले में बीजेपी द्वारा ली गई पत्रकार वार्ता, बीजेपी नेताओं ने एक बार फिर झूठ परोसकर लाश पर राजनीति करने का काम किया है। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के बगीचा ब्लॉक में कोरवा जनजाति की आत्महत्या के मामले में प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोरवा जनजाति के परिवार की आत्महत्या की घटना बेहद दुखद है। बीजेपी उनकी मौत पर राजनीति कर रही है। मृतक परिवार को सारी शासकीय योजनाओं का लाभ मिल रहा था। ये कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष ने कहा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जनजाति की जो कोरवा जनजाति की जो परिवार ने आत्महत्या की है उसमें पारिवारिक कलह एक कारण बताया जा रहा है। पारिवारिक कलह के चलते ही उन्होंने आत्महत्या की। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर से संवाददाता जयदास मानिकपुरी हमारे साथ मौजूद हैं। जयदास, फिलहाल जिस तरीके से कोरवा जनजाति के एक परिवार ने आत्महत्या की है उस मामले में अब राजनीति गरमाने लगी है प्रदेश में। जी निश्चित ही पिछले दिनों जो है जशपुर जिले के बगीचा ब्लॉक में एक कोरवा जनजाति में जो परिवार है पति पत्नी साथ में 2 बच्चों के साथ जो है आत्महत्या कर ली थी। इस पर जो है बीजेपी ने 6 सदस्यीय जो जांच दल है वो बनाई थी, कमेटी बनाई थी बीजेपी ने और वहां जाकर मुआयना भी किए थे। इसी पर जो है कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि जो सरकार है उनकी जो योजनाएं हैं वह उन तक नहीं पहुंच पा रही है। जब बीजेपी के जांच दल उनके घर पर गए तो उनको यह पता चला कि वहां उनके यहाँ 1 किलो चावल भी प्राप्त नहीं हुए। साथ में यह आरोप लगाए कि लगभग उनके परिक्षेत्र से 10 किलोमीटर दूर जो है उनको राशन लेने जाना पड़ता है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि स्कूल भी नहीं है। वहीं 144 गांव के परिक्षेत्र में 137 गांव के घर के परिक्षेत्र में जो है 114 गांव के आसपास जो है सड़कें नहीं है। इस तरीके के जो तमाम आरोप है वह बीजेपी के नेताओं के द्वारा कल जो है लगाए गए। उनकी जांच दल ने रिपोर्ट प्रस्तुत की और उन्हें सीधे सीधे कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार की जो योजनाएं हैं सिर्फ कागजों पे है। वहां उन तक जो है जो राष्ट्रपति दत्तक पुत्र है, कोरवा जनजाति राष्ट्रपति दत्तक पुत्र है छत्तीसगढ़ में, उनको जो है वो सुविधा नहीं मिल पा रही है। जी इसको लेकर अब कांग्रेस के संचार विभाग के अध्यक्ष ने कहा है कि ये जो राजनीति है वो बीजेपी कर रही है, लाश पर राजनीति करने का काम बीजेपी कर रही है।
निश्चित ही इस पर जो राजनीति जो है पारा जो गर्म हो गया है। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए साफ कहा कि 15 साल की सत्ता में रहे भाजपा की सरकार में खुद स्वीकार कर रहे हैं कि वे 15 साल कोई काम नहीं किए, कोरवा जनजाति से संबंधित कोई काम नहीं किया। वे खुद कबूल रहे कि 15 साल की सरकार रहे लेकिन वहां सड़क नहीं बने हैं, राशन लेने के लिए 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। साथ ही स्कूल की बात की, स्कूल जो है 10 किलोमीटर दूर है। तो इस तरीके से उन्होंने सीधे हमला बोलते हुए कहा कि 15 साल की सरकार रही भाजपा की सरकार ने कुछ काम नहीं। इसी का नतीजा है कि आज वे खुद स्वीकार कर रहे हैं कि वहां नल नहीं है, स्कूल नहीं है, राशन के लिए 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। साथ में प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कही कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो है कांग्रेस ने दावा किया कि 18-19 में उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल पाए, लेकिन बीजेपी ने यह आरोप लगाया था कि उनको प्रधानमंत्री आवास योजना, उनका नाम था लिस्ट में लेकिन उनको मिला नहीं है। तो इस तरीके के जो आरोप है वो लगाए गए और कांग्रेस की तरफ से पलटवार भी किया गया है। जी, कांग्रेस की ओर से पलटवार किया गया है, ऐसे में क्या बीजेपी की तरफ से क्या कुछ कहना है? और ये जो परिवार ने आत्महत्या की थी उसकी आखिर सच्चाई क्या है? क्या उसमें जांच हो रही है अभी? निश्चित ही इस पर जो है सरकार जो अब गंभीर जो सवाल खड़े हुए हैं सरकार के ऊपर भी, और कहीं ना कहीं विपक्ष जो है जाकर वहां मुआयना की है। विपक्ष की जो 6 सदस्यीय जांच दल है उन्होंने मुआयना किया है। तो इस पर अब देखना होगा कि सरकार जो है किस तरीके के स्टैंड लिखती है। लेकिन सरकार का यही मानना है, जो कांग्रेस की तरफ से बयान आया है वो यही मानना है कि आपसी पारिवारिक कलेश की वजह से उन्होंने आत्महत्या की है। जो घर में लड़ाई झगड़े होते थे इसकी वजह से जो है वे आत्महत्या किए हैं। तो इस पर जो है बीजेपी झूठ बोल रही है, बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता हैं और कांग्रेस की तरफ से स्टैंड आया उसमें साफ कहा गया है कि बीजेपी जो है झूठ परोस रही है, झूठ को बढ़ावा दे रही है। जिस तरीके से वे आपसी कलेश में जो आत्महत्या की उसको भूखमरी का जो हवाला बीजेपी के नेता दे रहे हैं, इस तरीके के आरोप जो है कांग्रेस की तरफ से लगाए गए हैं। जी, परिवार के परिजनों का क्या पोस्टमार्टम करवाया गया? परिवार में जो मृतक थे उनका? निश्चित है अभी रिपोर्ट जो है स्पष्ट रूप से नहीं आ पाया है। अब देखना पड़ेगा कि सरकार जो है इस पर क्या स्टैंड लेती है। साथ में यह भी कहा जा रहा है कि उसके परिवार में उसके जो छोटे भाई है वो हैं, उसके साथ ही उसके चाचा है, उसके चाची हैं, और साथ में यह भी बताया जा रहा है कि वे कोरवा जनजाति पिछले कई दिनों से जो ग्रामीण क्षेत्रों में जंगलों में महुआ बीनने का जो काम होता है वहां गए हुए थे। तो कहीं पर उनकी विवाद हो गई थी किसी से। साथ में परिवार के अंदर जो कलेश हुआ था यह मुख्य वजह माना जा रहा है। लेकिन बीजेपी ने जो अपनी जांच दल जो भेजी थी और जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की कि भूखमरी की वजह से जो है उनकी जान गई है। तो अब ये देखने वाली बात होगी, जांच वाली विषय होगी कि सरकार जो है इसको किस तरीके से जांच करवाती है और आगे यह पता चलेगा कि यह मामला जो है क्या था। जी, बिल्कुल। ऐसे में अब बीजेपी जिस तरीके से पत्रकार वार्ता कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बीजेपी ने कहा जिसकी वजह से राजनीतिक माहौल गरमाया? सीधे सीधे बीजेपी का यही आरोप है कि कांग्रेस की सरकार जो है उन तक जो राष्ट्रपति दत्तक पुत्र है कोरवा जनजाति, उन तक जो है योजनाओं को सही ढंग से नहीं पहुंचा पा रही है। सीधे सीधे उन्होंने यह आरोप लगाया कि उनके पास जो है वह रहने के लिए घर नहीं है सीधे, और आसपास जो है सड़कें नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। तो इस तरीके के तमाम आरोप जो है बीजेपी के नेताओं के द्वारा जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए गए हैं, और यह देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जो है इस पर सरकार अब जांच करवाती है, और जांच करवाने के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उस पर जो है बात होगी, और इस पर कहीं ना कहीं राजनीति जो है बीजेपी और कांग्रेस में जारी हो गई है। जी, ठीक है जयदास, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने यह कहा है कि इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता। एनसीईआरटी की किताबों से मुगल के चैप्टर भले ही हटा दिए गए हों, लेकिन शाहजहां, औरंगजेब, अकबर, बाबर, हुमायूं और जहांगीर को कैसे भूलेंगे। उन्होंने कहा कि हम पर 800 सालों तक शासन किया गया। जब लोग ताजमहल देखने जाएंगे तो उन्हें क्या बताया जाएगा कि इसे किसने बनवाया था। फतेहपुर सीकरी के बारे में क्या कहेंगे, जहां मुगल ताज दिल्ली जाने से पहले था। वे हुमायूं के मकबरे और लाल किले को कैसे छिपाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने कहा कि वे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इतिहास नहीं बदलेगा, हम नहीं रहेंगे, लेकिन इतिहास जरूर रहेगा।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जम्मू कश्मीर से संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। रविंद्र, फिलहाल जिस तरीके से फारूक अब्दुल्ला ने बयान दिया है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप इतिहास को किताबों से मिटा सकते हैं लेकिन इतिहास कभी मिटेगा नहीं। देखिए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जो बयान दिया है, ये कल एक शोक सभा में गए थे तो वहां पर पत्रकारों ने जब सवाल किया कि एनसीईआरटी की किताबों के अंदर से इतिहास की जो खास करके जो मुगल साम्राज्य रहा है उसमें से कई चैप्टर जो है वो हटा दिए गए हैं, तो उसमें उन्होंने कहा कि जो इतिहास है उसको किस तरह से भुलाया जा सकता है, कैसे हम औरंगजेब, शाहजहां, अकबर, बाबर, जहांगीर और हुमायूं को कैसे भूल सकते हैं जिन्होंने हम पर 800 साल तक शासन किया है। हालांकि कहा जाए तो केंद्र सरकार जो है वो लगातार ये तर्क दे रही है कि जो मुगल आए थे उन्होंने हम पर जबरन राज किया है, यानी कहा जाए तो वो एक लुटेरे थे, उन्होंने हम पर हमें ही लूटा है, हमारी कई संपत्तियां लूट कर वो अपने साथ ले गए और यहाँ पर उनका इतिहास क्यों पढ़ाया जाए, इसी को लेकर फारूक अब्दुल्ला ने ये बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि लोग अगर जब ताजमहल देखने जाएंगे तो उन्हें क्या बताया जाएगा कि इसे किसने बनवाया था। फतेहपुर सीकरी अगर जाते हैं तो वहां पर क्या बताया जाएगा, हुमायूं के मकबरे और लाल किले को कैसे लोग बुला पाएंगे, किस प्रकार से उसको नजरअंदाज जो है वो किया जाएगा। ये सब बातें जो है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कही हैं। हालांकि वो खुद भी ये कहते रहते हैं कि हमारे पूर्वज जो हैं वो हिंदू रहे हैं और खास करके अगर इतिहास की बात करें तो इतिहास को पाठ्यक्रमों से हटा जाने का फैसला जो है वो केंद्र सरकार का है और उसी पर उन्होंने जो अपनी प्रतिक्रिया जो है वो दी है। मुस्कान, केंद्र की ओर से जो ये फैसला लिया गया है, इस पर जम्मू कश्मीर में हालात किस तरीके के हैं? क्योंकि फारूक अब्दुल्ला ने तो ये साफ कह दिया है कि आप इतिहास मिटा देंगे लेकिन किताबों से इस इतिहास को नहीं मिटाया जा सकता। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि औरंगजेब, अकबर, बाबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, आप इन सबको कैसे भूलेंगे? देखिए, बिल्कुल जो इतिहास पढ़ा गया है या जो अब आएगा उसमें काफी अंतर हो जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से कहा जाए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने साफ कहा है कि अपने पैरों पर केंद्र सरकार जो है वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। इतिहास जो है वो नहीं बदलेगा, हम रहे या ना रहे लेकिन इतिहास जो है वो जिंदा रहता है। और यही सब बातें जो है पत्रकारों से उन्होंने की हैं और कहा है कि इतिहास जो है वो एक बीता हुआ कल है लेकिन उसका हमारे आने वाले कल में बहुत अहम योगदान होता है और हम ये सब चीजें किस प्रकार भुला पाएंगे कि उन्होंने हमारे जो हम लोगों के ऊपर 800 साल तक शासन किया है, चाहे जैसे भी किया है, लेकिन उनकी कई कहा जाए मुगलों की कई ऐसी चीजें थी जिनको दर्शाया नहीं गया है, उनके द्वारा जो क्रूरता की गई वो नहीं जो इतिहास में दर्शाई गई है, लेकिन कहा जाए जो के द्वारा मकबरे या फिर जो बिल्डिंग्स बनाई गई हैं उन्हीं का इतिहास जो है वो बताया जाता है। लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहीं ना कहीं एनसीईआरटी के मामले को लेकर जो है केंद्र सरकार पर निशाना जरूर साधा है। इस पर क्या बीजेपी की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने आई? क्योंकि फारूक अब्दुल्ला ने साफ कहा कि ये बीजेपी की ओर से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात है और उसका जो अंदाजा उनका था वो सीधे सीधे 24 की तरफ था। बिल्कुल, देखिए इस पर अभी फिलहाल भाजपा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया जो है वो नहीं आई है। अलबत्ता चुनावी सरगर्मियां जो हैं वो तेज होने वाली हैं, क्योंकि इसी माह जो है मुख्य चुनाव अधिकारी जो हैं वो जम्मू पहुंच सकते हैं अपने दल बल के साथ और यहाँ पर आकर पूरे स्थिति का जायजा लिया जाएगा। हालांकि उससे पहले सियासत होना लाजमी है। हालांकि कहा जाए तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बेटे जो हैं उमर अब्दुल्ला वो साफ कह चुके हैं कि जब तक धारा 370 को वापस नहीं लाते हैं तब तक मैं चुनाव जो है वो नहीं लड़ूंगा। अब अगर चुनावों की घोषणा होती है तो वो देखना होगा, लेकिन कहा जाए ये सारा परिप्रेक्ष्य जो है ये कहीं ना कहीं चुनावों को लेकर भी इसको देखा जा रहा है।
चुनावों से जोड़कर इस पूरे मसले को देखा जा रहा है। हालांकि बीजेपी की ओर से जब एनसीईआरटी में मुगलों का इतिहास हटाया गया है, तो इस पर किस तरीके के तर्क दिए गए हैं? देखिए, तर्क की अगर बात करें तो तर्क यही है कि किस प्रकार से इतिहास जो है उसको बुलाया जा सकता है, किस प्रकार से जो बिल्डिंग जो इतिहास में दर्ज है, या फिर हम कहें लाल किला है, या फिर ताजमहल है, कई और स्मृतियां यहाँ पर बनी हुई है, तो उसको किस प्रकार से हटाया जाएगा, ये तर्क जो है वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से दिए गए हैं। लेकिन कहा जाए तो अब केंद्र सरकार ने एक फैसला ले लिया है। अब एनसीईआरटी में वो चीजें पढ़ाई जाएंगी जो मुगलों के आने से पहले थी, या फिर जो मुगलों ने क्रूरता की उस समय, वो चीजें हो सकती हैं कि उसमें दर्ज की जाए। लेकिन कहा जाए तो इसको लेकर सियासत होना लाजमी है। हालांकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान आया है, इस पर अभी और भी कई पार्टियों की प्रतिक्रिया जो है वो सामने नजर आएंगी। मुस्कान, ठीक है रविंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भगवान राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या का दौरा करने वाले हैं। मुख्यमंत्री शिंदे अपने कैबिनेट के मंत्रियों, सांसदों और विधायकों के साथ अयोध्या पहुंचे हैं। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने के बाद शिंदे ये पहली बार अयोध्या यात्रा पर हैं। अयोध्या जाने से पहले सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि अयोध्या के साथ हमारा भावनात्मक जुड़ाव है। राम मंदिर बाला साहेब ठाकरे का सपना था। मुंबई एयरपोर्ट पर मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि अयोध्या हमारे लिए भावना से जुड़ा हुआ विषय है। अयोध्या और राम मंदिर का निर्माण हो, इसकी अच्छी इच्छा बाला साहेब ठाकरे और करोड़ों राम भक्तों की रही है। ऐसे में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद देना चाहता हूं। ये दोनों करोड़ों राम भक्तों का सपना पूरा कर रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ मौजूद हैं। सत्यप्रकाश, फिलहाल जिस तरीके से एकनाथ शिंदे आज अयोध्या जा रहे हैं, अयोध्या पहुंचे हैं और आज वो दर्शन करेंगे, किस तरीके से माहौल इस समय? बिल्कुल मुस्कान जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके मंत्रिमंडल में बने तमाम मंत्री आज अयोध्या दौरे पर है और आज अयोध्या में रामलला का दर्शन करेंगे, वहां मंदिर निर्माण की का भी निरीक्षण करेंगे और खास बात है कि हनुमानगढ़ी में जाकर दर्शन करेंगे। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात होगी और उसके बाद देर शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपने तमाम मंत्रियों के साथ मुंबई की वापसी करेंगे, यानी आज ही उनकी वापसी होनी है। अब ऐसे में देखा जा रहा है कि किस तरह से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लेकर राजनीति की जा रही है। और शिवसेना के प्रवक्ता आनंद दुबे ने यह कहा है कि रामलला का दर्शन करना चाहिए, अयोध्या जाना चाहिए, लेकिन इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए। जिस तरह से अपने मंत्रियों को लेकर एकनाथ शिंदे उत्तर प्रदेश गए हैं, और खास बात यह है कि पहले वह लखनऊ जाएंगे और लखनऊ जाने के बाद जो है आज अयोध्या का रुख करेंगे और स्पेशल हेलीकॉप्टर के जरिए जो है अयोध्या का रुख करेंगे और दर्शन करेंगे जी। ऐसे में सत्यप्रकाश, अयोध्या की अगर बात करें तो तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। महाराष्ट्र में शिव सैनिकों में माहौल किस तरीके का है और एकनाथ शिंदे क्या, क्योंकि कल शाम उन्हें रवाना होना था तो वो पहुंच भी गए हैं अयोध्या? सत्यप्रकाश, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, संपर्क उनसे जुड़ चुका है, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे अयोध्या के दौरे पर हैं, अयोध्या दौरे पर आज वो रामलला के दर्शन करेंगे। पूरी कैबिनेट के साथ एकनाथ शिंदे अयोध्या पहुंचे हैं।
कैबिनेट के साथ साथ उनके साथ विधायक और सांसद भी मौजूद हैं। रामलला के दर्शन वो करेंगे और उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी की जाएगी। फिलहाल के लिए राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।